इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट में यही हिंट दिया था कि क्या करो, सबसे नीचे एक पॉइंट ले लो, पॉइंट ए, बॉटम मोस्ट पॉइंट, और उस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हम लोग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड से, और वो सेम आना चाहिए क्योंकि वो एक तरह से कॉमन पॉइंट हो जाएगा ना। राइट साइड के लिक्विड और लेफ्ट साइड के लिक्विड के लिए एक तरह से बाउंड्री का काम कर रहा है। तो अगर हम पॉइंट ए पे प्रेशर लेफ्ट साइड वाले लिक्विड की वजह से निकालेंगे, तो ध्यान से ये देखो कि ये जो लेफ्ट साइड में लिक्विड है रो 1, इसका ये हाइट कितना आएगा। ये हाइट क्लियर है कैसे निकाला गया है? ये वाली डिस्टेंस r साइन थीटा है और ये पूरी r है, तो ये जो डिफरेंस बचेगा ये कितना बचेगा? r माइनस r साइन थीटा। तो केवल इस पार्ट की वजह से जो प्रेशर आएगा रो 1, तो ये लिखा हुआ है रो 1g r माइनस r साइन थीटा। ये हो गया लेफ्ट वाले पार्ट का प्रेशर। यही सेम काम हम लोग इधर राइट साइड में ये पूरा पार्ट लेंगे, तो अब राइट साइड में हमको अलग अलग ब्रेक करके करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंस, ये वाली जो हाइट है, ये हाइट हो जाएगी r साइन थीटा। इसी तरह से ये हाइट जो है, क्योंकि ये एंगल थीटा होगा ना, तो ये हाइट हो जाएगी r cos थीटा। देखो ध्यान से, एक लाइन इसमें कम ड्रॉ है, ये लाइन, तो ये वाली एंगल भी थीटा ही है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस r cos थीटा। हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस चाहिए, तो ये टोटल r साइन थीटा प्लस r cos थीटा। और यहाँ पे ये थोड़ा सा बचा हुआ है ये गैप, तो ये थोड़ा सा गैप कैसे आएगा? तो अगेन ये पूरा r है और केवल इतना लिखेंगे तो r cos थीटा है, तो ये डिफरेंस हो जाएगा r माइनस r cos थीटा। तो राइट साइड में ये 3 स्टेप लिखे हुए हैं, मतलब रो 2 की वजह से ये दोनों डिस्टेंस है देखो, और रो 1 की वजह से सिर्फ ये डिस्टेंस है। दोनों तरफ से प्रेशर इक्वेट कर दिया है, थीटा फाइंड किया गया है। देख लो कैलकुलेट करके, ये आ जाना चाहिए। ये आ चुका है, एडवांस का क्वेश्चन है ये। वैसे तो वो एक और, इसके आगे एक और क्वेश्चन था, ये आधा ही क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन ये था कि भाई अगर हम इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें तो क्या होगा? हम्म अगर हम इस लिक्विड को स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें और छोड़ दें, तो इसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। मतलब क्या ये ऑसिलेट होगा ना? सर एसएचएम करेगा। हाँ, तो वो अगर स्मॉल एंगल है तो एसएचएम करेगा, तो उसका टाइम पीरियड भी निकालना था। करना ट्राई कभी टाइम मिले तो। ठीक है, थर्ड वाला क्लियर है? बताओ अभी। यस सर। और कौन सा पैकेज में? 1 2 3 4 हो गया, 4 हो जाएगा ना? यस 5 सर। बताओ, फिफ्थ वन बताना है। यस सर 50। यस सर। फिफ्थ देखिए, अभी वैसे हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बहुत छोटी सी बात पढ़ी है इस चैप्टर का, और वो है प्रेशर कैलकुलेशन। प्रेशर कैलकुलेशन व्हेन वेसल हैज मल्टीपल लेयर्स ऑफ लिक्विड, तो व्हेन देयर आर मल्टीपल लेयर्स ऑफ लिक्विड, तो वी नीड टू फाइंड pressure difference due to each layer, and pressure difference due to each layer depends on difference of y coordinates, that's it। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर ट्यूब है और इसमें ये 3 लिक्विड्स हैं जिनको एल 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 लेंथ में फिल किया गया, लेकिन जब हमने इसको वर्टिकली स्टैंड कर दिया वर्टिकल पोजीशन में, तो ये लिक्विड थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो गया। ठीक है ना? तो ये जब थोड़ा थोड़ा डिस्प्लेस हो रहे हैं, ध्यान से देखो, तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये इधर से x डिस्प्लेस हुआ है, तो क्या ये इधर से भी x डिस्प्लेस होगा और ये इधर से भी x डिस्प्लेस होगा? ये तो हम कंजर्वेशन ऑफ लेंथ से बोल सकते हैं। यस सर। क्योंकि तीनों का लेंथ टोटल तो l है, तो अगर एक ट्यूब में एक पर्टिकुलर लिक्विड x लेंथ आगे आया है, ये वाला, तो ये वाला लिक्विड इधर x आगे गया होगा और ये वाला लिक्विड इधर x आगे गया होगा, क्योंकि तीनों का लेंथ तो l ही है। अब ये स्टेशनरी लिक्विड है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे ये बोलेंगे कि इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट ए और इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट बी। अब देखो यहाँ पे भी एक छोटी बात सामने आएगी, पॉइंट ए और बी सेम लिक्विड में है कि अलग अलग लिक्विड में? पॉइंट ए डिफरेंट लिक्विड्स में, लेकिन क्या सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है?
यस सर। और इस केस में ए और बी पे प्रेशर सेम होगा इन स्पाइट ऑफ दे आर इन डिफरेंट लिक्विड्स बट प्रेशर इज सेम। तो इस बात को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? तो उसके लिए क्या करो, इनका जहां पे इंटरफेस कॉमन इंटरफेस है वहां पे एक और पॉइंट ले लो सी। अब ए और सी के बारे में क्या कहोगे, प्रेशर सेम होगा। यस सर, और बी और सी के बारे में क्या कहोगे, सेम बी और सी में भी सेम होगा। तो हेंस ए और बी में भी प्रेशर सेम है। तो हमें करना तो यही है, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी लगाना है। अब ए पॉइंट पे प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो दो लिक्विड है यहाँ पे प्रेशर नहीं मालूम है तो इसको ओ ले लेते हैं। तो इस लिक्विड का वर्टिकल कंपोनेंट और इस लिक्विड का वर्टिकल कंपोनेंट लेना है। तो वर्टिकल कंपोनेंट लेने के लिए ध्यान से देखो तो इक्विलैटरल है क्योंकि, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा, होगा ना। यस सर। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को हम लोग लिख सकते हैं x cos 30, ठीक है। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक की जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई ये भी 30 होगा। ये हो जाएगी L माइनस एक्स कॉस 30। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम ए का प्रेशर निकालेंगे तो एक टर्म आएगा रो जी ब्रैकेट एक्स कॉस 30 प्लस रो 1 जी ब्रैकेट L माइनस एक्स कॉस 30 एंड नाउ इट इज इक्वल टू, अब यही काम यहाँ पे करते हैं बी पॉइंट पे। तो ये हाइट कितनी होगी और ये हाइट कितनी होगी, ये हाइट फिर से x cos 30 होगी और ये वाली हाइट L माइनस एक्स cos 30 होगी। देख लो, चेक कर लो एक बार, कोई डाउट है बताओ। तो दिस इज इक्वल टू रो टू जी L माइनस एक्स cos 30 एंड प्लस रो 3 जी x cos 30। तो ये cos 30 और g तो पूरी इक्वेशन से ही कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचा है उससे x निकाल लो, क्या आएगा, x निकालना था। सर या इसका ये लाइक हम लोग अगर एक क्लोज ट्यूब है तो उस केस में हम लोग प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल लेवल सेम ले सकते हैं लाइक इफ डिफरेंट लिक्विड्स में तो भी। हाँ, मतलब हुआ एक्चुअली ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ए से लेके बी तक का जो रास्ता है ना वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, ऊपर नीचे नहीं है। क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस तब आएगा जब ऊपर नीचे होगा। भाई मान लो Yes, हम sir. नीचे गए होते रो 1 लिक्विड में और ऊपर आए होते रो 3 लिक्विड में, तो फिर थोड़े ना सेम होता। एक्चुअली पूरा हॉरिजॉन्टल है, इस वजह से ऐसा हो गया। हॉरिजॉन्टल लेवल में अभी तक तो हम लोग ऐसे ही बोलते थे ना कि हॉरिजॉन्टल में प्रेशर तभी सेम होगा जब दोनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, सेम लिक्विड में होने चाहिए, और पॉइंट ए से लेके बी तक का जो रास्ता है वो होमोजीनियस लिक्विड से पास होना चाहिए था। ये लास्ट वाले यूट्यूब में हम लोगों ने देखा था, मतलब यूट्यूब वाले केस में देखा था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हमने पॉइंट सी बीच में ले लिया है कोई एक पॉइंट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए और सी सेम लिक्विड में है, हॉरिजॉन्टल में है, बी और सी सेम लिक्विड में है, हॉरिजॉन्टल में है। तो ए और सी इक्वल होंगे, बी और सी इक्वल होंगे, तो हेंस ए और बी भी इक्वल होंगे। देखिए कितना आता है, एक्स निकाला किसी ने। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये ऊपर वाला भी और ये भी। स्टेशनरी लिक्विड विद मल्टीपल लेयर्स। तो इसका आंसर ये आना चाहिए, आ रहा है क्या? यस सर, यही यार। यस सर।
देखो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, मान लो सेम क्वेश्चन हो जाए कि भाई कोई स्क्वायर है और उसके अंदर 4 है, रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, और उनमें भी ऐसे ही किया हम लोगों ने, तो फाइनली जब सेटल होगा तो x डिस्टेंस क्या आएगी, ठीक है ना। So this was all about pressure calculation in case of stationary liquid and in case of multiple layers of a liquid. तो इसमें अभी भी कोई डाउट है लास्ट क्लास में जितनी बातें हुई उसमें, तो बताइए। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसमें ये सारे बातें अगर क्लियर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर इसमें एक पॉइंट और बताना था, नेक्स्ट टाइम डालते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ मर्क्यूरी barometer. What is barometer? Barometer is simply used to measure atmospheric pressure. Used to measure atmospheric pressure. ऐसे ही एक इंस्ट्रूमेंट होता है मैनोमीटर। तो मैनोमीटर के ऊपर बेस्ड वो HCV में क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था आई थिंक, दैट इज मर्क्यूरी मैनोमीटर। तो कॉन्सेप्ट सबका मोर और लेस सेम है। बैरोमीटर में क्या करते हैं, इसका जरा डायग्राम ध्यान से देखना। नॉर्मली हम इसमें अबाउट 1 मीटर हाइट का एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, मान लीजिए, विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, और उस टेस्ट ट्यूब को हम इनिशियली कंप्लीटली फिल करते हैं विद मरकरी, ठीक है। और मरकरी से कंप्लीटली फिल करने के बाद उसका जो ओपन एंड है उसको हम क्लोज कर देते हैं, और उसके बाद उसको एक तरह से उल्टा करते हैं, और उल्टा करने के बाद मान लो हमने उसको अंगूठे से बंद कर दिया, उसका ओपन एंड कंप्लीटली फिल किया है मरकरी से, ठीक है। उसके बाद उसका ओपन एंड हमने अपने अंगूठे से बंद कर दिया थंब से। उसके बाद उसको उल्टा करते हैं, उल्टा करने के बाद उसको मरकरी बाथ में ले जाके फिर हम वो थंब हटाते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कुछ मरकरी नीचे निकल जाएगी, लेकिन सारा मरकरी नीचे नहीं निकलता है, ठीक है। और इस बार जब मरकरी नीचे निकलेगी तो ऊपर यहाँ पे खाली स्पेस में क्या बन जाएगा, यहाँ पे वैक्यूम हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं, ठीक है। और फाइनली लेट अस से कि ये जो मरकरी है ये सर्टेन हाइट पे रुक जाएगी, मतलब सारा का सारा मरकरी नहीं निकलेगा बाहर। तो लेट से h हाइट पे मरकरी स्टे कर जाएगी, रुक जाएगी। अब मरकरी बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो मरकरी का ओपन बाथ है, इस ओपन बाथ के ऊपर कौन प्रेशर लगा रहा है। तो अगर बाहर एयर है तो एयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रही होगी सभी जगह। तो बाहर से जो प्रेशर लग रहा है ओपन पार्ट पे, वो प्रेशर है P एटमॉस्फेयर। और हम लोगों ने एक बात अभी लिक्विड में पढ़ी है कि लिक्विड में अगर सेम लेवल पे हम 2 पॉइंट लें, जैसे पॉइंट A और पॉइंट B। पॉइंट A ध्यान से देखो हमने कहाँ लिया है, पॉइंट A लिया है ओपन बाथ में, और पॉइंट B कहाँ लिया हुआ है, पॉइंट B लिया है इस ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो अब ऐसे देखो तो पॉइंट A के ऊपर किसका प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का, और पॉइंट B के ऊपर किसका प्रेशर है, तो हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट B के ऊपर H कॉलम ऑफ मरकरी का प्रेशर है। तो फ्रॉम लिक्विड थ्योरी वी कैन से कि प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट B आर इक्वल। तो अगर हम प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B करते हैं तो ये निकल के आता है दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू H सेंटीमीटर ऑफ
mercury column, h centimeter of mercury column. And how do you express h centimeter of mercury column? By writing it as equal to rho g h. क्यों? क्योंकि वैक्यूम जहां पे है वहां पे तो प्रेशर क्या है, जीरो है, वहां कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है। तो जहां वैक्यूम है वहां कोई भी प्रेशर नहीं है, तो रो जी एच। तो जनरली अगर हम लोग अगर मेजर करें तो एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर के इक्वल आती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हो जाएगी रो मर्करी इंटू जी इंटू एच। तो ये हो जाता है 13.6 इंटू 10⁻³ ग्रेविटी की वैल्यू भी अगर एग्जैक्ट लिखें 9.8 और एच की वैल्यू मीटर्स में डालें तो 0.76। तो ये वैल्यू आती है इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर बोलो या फिर अराउंड 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। So this is how we measure atmospheric pressure using a mercury barometer. बताइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसका? Yes. अब इसमें कुछ और चीजें ऐसे बन सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें पूछूं if this barometer is put inside a lift accelerating upwards, then its reading will be 76 सेंटीमीटर से रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सेम रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा? It is kept inside a lift accelerating upwards. तो तुमने लिफ्ट एक्सीलरेशन इसमें किया होगा, क्या नाम है, लॉज ऑफ मोशन में। क्यों भाई? कई जगह यूज है। When we change our frame from ground frame to accelerating frame, and lift is one of the most common example. So what do we change? सर जी इफेक्टिव हो जाता है इंस्टेड ऑफ जी। Instead of G inside a lift, we can directly use concept of G effective. Means we need to replace G with G effective. Now lift is accelerating upwards. So what will be G effective? Increases जी प्लस ए। G plus A. तो G को हम रिप्लेस करेंगे सबसे पहले तो G effective से, and G effective will become G plus A naught. तो अब ये बताइए, लिफ्ट के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा या सेम रहेगा? तो सेम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एयर जो हमारे अराउंड है, तो हमारे अराउंड एयर थोड़े ना ज्यादा चेंज होगी कि लिफ्ट के अंदर की एयर ऊपर जा रही है तो उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल रिमेन सेम। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर सेम है, डेंसिटी ऑफ मरकरी सेम है, जी इंक्रीज हो गया है, तो व्हाट अबाउट एच? सर डिक्रीज। डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका आंसर लेस देन 76 सेंटीमीटर बनेगा। क्लियर है? बोलिए। यस सर। Yes. अच्छा, एक और क्वेश्चन बताना छोटा सा। सपोज ये जो बैरोमीटर ट्यूब है जहां पे मरकरी है वहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ओ। और क्वेश्चन मेरा ये है, सपोज अ होल इज मेड एट ओ, will mercury
come out, मतलब मान लो हमने एक नीडल लिया और नीडल से टेस्ट ट्यूब में पॉइंट ओ पे हल्का सा प्रिक कर दिया, एक होल क्रिएट कर दिया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हेन इट इज मेजरिंग 76 सेंटीमीटर ऑफ mercury column. So will mercury come out or not? Sir, it will not come out. Why? Sir, pressure balanced है दोनों साइड से. इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर इक्वल हो जाएगा. आंसर सही बोला है, मर्करी विल नॉट कम आउट, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं अच्छा दे रहे हो, मतलब काम चलाओ एक्सप्लेनेशन टाइप है. करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताओ क्या होगा. देखो कोई भी लिक्विड, जैसे हम मान लो कि कोई टैंक है, वाटर फिल्ड टैंक, और उसमें नीचे टैप ओपन करते हैं, ठीक है, तो उसमें से लिक्विड बाहर आता है. क्यों? क्योंकि वो जो टैंक है उसके ऊपर जो लिक्विड है, लिक्विड की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, वहां पे एटमॉस्फेयर प्रेस कर रहा है ना, तो जहां वो टैप लगा हुआ है नीचे, वहां पे प्रेशर ρgh है, यानी प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तभी तो बाहर आया वो. अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम पॉइंट ओ पे होल करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे इमेजिन करो कि होल के बाहर प्रेशर कितना है, P एटमॉस्फेयर, और होल के अंदर प्रेशर कितना है. तो होल के अंदर का जो प्रेशर है, क्या ये वाला जो कॉलम है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा या उससे कम होगा? कम होगा ना. तो उससे कम होने का मतलब है कि पॉइंट ओ के बाहर प्रेशर ज्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो लिक्विड का नेचुरल फ्लो तो टुवर्ड्स लोअर प्रेशर होगा ना, हायर प्रेशर नहीं होगा. तो इस वजह से मरकरी बाहर नहीं आएगी. लिख लेना इसको अपने वर्ड्स में, ठीक है. आउटसाइड प्रेशर इज हायर देन द प्रेशर इनसाइड पॉइंट ओ, inside mercury at point O, hence mercury will not come out. Hence mercury will not come out. ठीक है. और कुछ क्वेश्चन इसमें बनते हैं कॉल्ड फॉल्टी बैरोमीटर. तो देखो फॉल्टी बैरोमीटर से, अब ऐसे तो बहुत सारे फॉल्ट हो सकते हैं, बट जो क्वेश्चंस का फॉल्टी बैरोमीटर है, इसका मतलब ये होता है कि सम एयर इज लेफ्ट ट्रैप्ड एट अपर क्लोज्ड एंड ऑफ ट्यूब. ठीक है ना, मतलब कुछ एयर है जो वहां पे रह गई है. तो अब ऐसे सिचुएशन में बताओ कि रीडिंग ऑफ फॉल्टी बैरोमीटर 76 सेंटीमीटर से अगर हम कंपेयर करेंगे तो कम आएगी रीडिंग या ज्यादा आएगी? मतलब सपोज करो कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो इस पॉइंट पे प्रेशर 0 नहीं है, यहाँ पे पहले से ही कुछ एयर आ गई है, मतलब जहां पे हम P0 लिखा हुआ है, वैक्यूम जहां लिखा हुआ है, वहां पे पहले से ही कुछ एयर के पार्टिकल आ गए. तो इन दैट केस रीडिंग विल बी लेस देन 76 और ग्रेटर देन 76. Sir, less than 76. लेस देन 76 होगा. हाउ विल यू एक्सप्लेन इट? Sir, because उसमें already ऊपर pressure थोड़ा सा होगा, और मतलब कहने का है कि 76 का प्रेशर इसके इक्वल होना चाहिए था, बट ऑलरेडी यहाँ पे कुछ एयर आ गए, यानी उसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तो मरकरी कॉलम थोड़ा कम लेंथ का ही चाहिए होगा. ठीक है ना. तो इन दैट केस मतलब ये तो समझ में आ गया लेस. अब क्यों लेस है इसको एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं कि P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू, वहां पे कुछ एयर ट्रैप हो गई, प्लस ρgh'. तो हम बोल सकते हैं हेंस h' विल बी लेस देन 76 सेंटीमीटर. तो ये एक इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं फॉर फॉल्टी बैरोमीटर.
अगर फॉल्टी बैरोमीटर होगा तो हमें क्या करना है, ऊपर जो एयर है उसका प्रेशर और ऐड कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने सीधे सीधे PATM इक्वल टू ρGH किया था, क्योंकि ρGH में कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ वैक्यूम है। बट अगर कोई और प्रेशर आ गया यहाँ पे तो वो प्रेशर इसमें और ऐड हो जाएगा। बोलिए ये बात फॉल्टी बैरोमीटर में फॉल्ट क्लियर है? यस सर। देखो इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ फॉल्टी बैरोमीटर का। ठीक है, दिख रहा है क्लियर? और हम्म तो इसको थोड़ा रुक के ट्राई करना, पहले थोड़ा और एक दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो, अभी रुक जाओ इसको। ये ट्राई करिए पहले।
3 सेंटीमीटर. हाँ, आंसर 3 सेंटीमीटर है. देखो क्या कह रहा है, बैरोमीटर रीड 75 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी when 2 centimeter cube of air at atmospheric pressure is introduced into the space above mercury level, the volume of this space becomes 50 सेंटीमीटर. मतलब ऐसे देखना कि 75 सेंटीमीटर इनिशियल प्रेशर है एयर का, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम है 2 सेंटीमीटर क्यूब, और जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया स्पेस अबव मर्करी में तो इसका फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज होके 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया. तो इंक्रीज इसलिए हो गया क्योंकि वहां पे प्रेशर नहीं था ना, प्रेशर नहीं होगा तो गैस एक्सपैंड हो जाएगी, वैक्यूम था वहां पे. तो हम सबसे पहले एयर के लिए यूज करेंगे पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो यहां से पहले आप पी फाइनल निकालिए, क्या आएगा, पी फाइनल कितना आया 3 सेंटीमीटर. अब ऐसे तो ऊपर जो एयर है वो 3 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम का प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, तो मर्करी कॉलम कितना दिखाएगा, तो ये इतना ही डिक्रीज हो जाएगा. रीडिंग ऑफ बैरोमीटर कितना हो जाएगा इस सिचुएशन में, रीडिंग पूछा नहीं है, केवल ये पूछा है डिक्रीज कितना हो जाएगा. तो 72 सेंटीमीटर रीडिंग हो जाएगी. 72 हो जाएगा क्योंकि 3 फॉल हो जाएगा. 72 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी. ठीक है, एक और देखो दे रहा हूं. नेक्स्ट ये देखिए, So 5.24 into 10 to the power minus 3 grams. 5.24 10 पावर माइनस 3 ग्राम, करेक्ट. You have dead. Game over, man. It's game over. वो जैब लॉन्चर में खेल रहा है. पता नहीं क्या पढ़ाई कर ली, कुछ और चल रहा है. Barometer tube is 1 meter long and 2 centimeter square in cross section. ठीक है, मर्गी stands at a height 75, मतलब atmospheric pressure 75 है. Now a small amount of oxygen is introduced in the space above mercury level and the level falls by 5 centimeter. इसका मतलब है प्रेशर
ऑफ एयर कितना हो गया होगा? अब 5 सेंटीमीटर से अगर फॉल हुआ है तो 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम होगा। ठीक है, अब ये बताओ कि 1 मीटर का ट्यूब था, 75 तक मरकरी था, यानी कि जो खाली स्पेस थी पहले वहां पे वो 25 थी, और 5 सेंटीमीटर का फॉल हुआ, यानी फाइनली वहां पे स्पेस कितने सेंटीमीटर का क्रिएट हो गया? एंड वॉल्यूम ऑफ एयर कितना बन जाएगा? तो फाइनली 25 प्लस 5 सेंटीमीटर, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अल्टीमेटली वहां पे 60 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम एयर का हो गया। तो हमें फाइनल प्रेशर मिल गया, फाइनल वॉल्यूम मिल गया, और टेम्परेचर भी दिया ही हुआ है। क्यों भाई? टेम्परेचर है 300 केल्विन। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगा, क्या यूज करोगे इसमें? तो PV इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, RT यूज करना है और स्मॉल m निकालना है। ठीक है ना? तो अगर कैपिटल M आप ग्राम में रख दोगे तो वो भी ग्राम में ही आ जाएगा। क्लियर है? पहले से वहां कितना स्पेस था? 25 सेंटीमीटर, और फिर हमने उसमें कुछ ऑक्सीजन डाला तो 5 सेंटीमीटर का फॉल हुआ, यानी कि वो जो वैकेंट स्पेस था वो 30 सेंटीमीटर का हो गया। और क्योंकि 5 सेंटीमीटर का फॉल हुआ तो वहां पे जो एयर फाइनली स्टे कर रही है उसका प्रेशर 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर का उसका प्रेशर हो गया, 30 सेंटीमीटर क्यूब का लेंथ उसका वॉल्यूम हो गया। तो टेम्परेचर पता है तो उसका मोल्स आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे तो मास आ जाएगा। देखो ध्यान से, बताओ कहाँ डाउट है? डायग्राम नहीं बनाया मैंने, बताओ तो बनाऊं। हम खाली स्पेस में जैसे ही ऑक्सीजन या कोई भी एयर इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो एक्सपैंड हो जाएगी, एक्सपैंड होगी तो लेवल फॉल होगा। तभी तो बोलते हैं कि रीडिंग ऑफ फॉल्टी बैरोमीटर विल बी लेसर देन द एक्चुअल रीडिंग। ठीक है? यस। अब इसको ट्राई करो। हालांकि ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर फिजिक्स में तो नहीं है, बट चलो बता देता हूँ थोड़ा सा। केमिस्ट्री में है क्या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर पे क्वेश्चंस? केमिस्ट्री में आया ये वर्ड या नहीं आया? नो सर। नहीं आया तो है नहीं, वो फिजिक्स में भी नहीं है, वो मैंने उठा लिया क्वेश्चन। बता देता हूँ, चलो खैर। इसमें क्या है कि वो कह रहा है कि 70 सेंटीमीटर रीड कर रहा है व्हेन द एक्चुअल प्रेशर इज 76। इसका मतलब है कि ऊपर जो मिक्सचर है, मिक्सचर किसका किसका है? एयर एंड सैचुरेटेड वाटर वेपर, इनका प्रेशर, टोटल प्रेशर जो है, मतलब प्रेशर ऑफ एयर प्लस प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, ये मिला के कितना होना चाहिए? ये मिला के 6 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम है। अब इसमें से वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ है, कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब एयर का प्रेशर कितना है? तो एयर का प्रेशर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। ठीक है, इतनी बात। अब ये बताओ कि अगर हमने उस ट्यूब को अंदर ले गए मरकरी बाथ में, तो ऊपर का वॉल्यूम धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। तो अगर वॉल्यूम उसका हाफ हो गया है, तो पहले जो एयर थी वो V वॉल्यूम में थी, बाद में वही एयर V/2 वॉल्यूम में है, तो एयर के प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर डबल हो जाएगा। व्हेन वॉल्यूम ऑफ वैकेंट स्पेस इज halved, then air pressure will increase या will get doubled। तो एयर का नया प्रेशर कितना हो जाएगा? P air डैश, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, और ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वाटर वेपर के प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका, उसमें कोई कंप्रेशन का फर्क नहीं पड़ता है, तो वो अभी भी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम।
तो इन दोनों के मिक्सचर का प्रेशर कितना हो जाएगा टोटल? तो इनके मिक्सचर का प्रेशर होगा टोटल 11 सेंटीमीटर। तो रीडिंग क्या आएगी? रीडिंग ऑफ बैरोमीटर, रीडिंग ऑफ बैरोमीटर विल बी 76 माइनस 11, तो ये 65 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम आएगा। ठीक है ना? वाटर वेपर मतलब एक तरह से समझ लो कि लिक्विड हो गया, तो लिक्विड में प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा एक्सटर्नल वॉल्यूम का, तो उसमें से केवल एयर वाला पार्ट हमने कैलकुलेट किया कि एयर कितना वॉल्यूम है, और अगर उसका वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो उसका प्रेशर डबल कर दिया है। वाटर वेपर का फिर से जो प्रेशर था वो ऐड कर दिया है। बट ये सैचुरेशन वाला पार्ट है नहीं सिलेबस में, कभी आया नहीं, तो उठा लिया मैंने, एचसीवी में था एक क्वेश्चन तो। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ होगा तो फिर आप उसमें से कर लेना पैकेज में। फॉल्टी बैरोमीटर पे एक क्वेश्चन और है, अच्छा शायद क्लासरूम एक्सरसाइज में ही है, तो उसको ध्यान से ट्राई कर लेना। बैरोमीटर में और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने प्रेशर इनसाइड अ वेसल कैलकुलेट किया है, प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड इन अ स्टेशनरी वेसल। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं कि वेसल्स को अगर हम एक्सीलरेट कराते हैं तो प्रेशर कैसे चेंज होगा। एक्सीलरेट कराएंगे या रोटेट कराएंगे, मतलब एनी टाइप ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं इसमें, प्रेशर वेरिएशन इन एक्सीलरेटेड कंटेनर्स। अब एक्सीलरेशन कई तरह का हो सकता है, तो वन बाय वन हैंडल करते हैं। पहले केस में लिखते हैं वर्टिकली एक्सीलरेशन, वर्टिकली एक्सीलरेटेड वेसल। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेसल कंसीडर कर लेते हैं which is filled with a liquid up to a certain height, and let us suppose this vessel is moved upward with an acceleration of a naught and height of liquid in the vessel is h. So what is pressure at bottom? ठीक है, vertically upward acceleration, and let's say the second situation is when acceleration is vertically downward. तो ये तो अभी आपने बताया ही था कि जब हम लिफ्ट में रख देते हैं तो क्या होता है, वी कैन डायरेक्टली रिप्लेस जी विथ जी इफेक्टिव। तो पहले वाले केस में क्या लिखना चाहिए? प्रेशर एट ए विल बी, लेट्स से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कंसीडर करें अगर, पी एटमॉस्फेयर, पी एटमॉस्फेयर, तो क्या आएगा? पी एटमॉस्फेयर प्लस क्या लिखना चाहिए? रो जी इफेक्टिव इंटू ए नॉट, और जी इफेक्टिव का वैल्यू पहले वाले केस में बनेगा रो जी प्लस सॉरी रो जी इफेक्टिव इंटू एच, जी प्लस ए नॉट इंटू एच। सेकेंड केस में प्रेशर एट ए अगेन पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच, तो सेकेंड केस में हो जाएगा पी एटमॉस्फेयर प्लस रो जी माइनस ए नॉट इंटू एच। अच्छा, ये इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ए नॉट ऊपर है, जी नीचे है, लेकिन इस केस में ऐड हो रहा है, और इस केस में ए नॉट नीचे है, जी नीचे है, दोनों नीचे हैं, बट इस केस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों है? क्यों भाई, ऐसा क्यों है? अरे ये मालूम तो था ही आपको ना, आपने ही बोला ना ये वैल्यू। मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं क्यों ऐसा है, भूल गए?
एक्चुअली जी इफेक्टिव जब हम कैलकुलेट करते हैं ना, तो जी इफेक्टिव इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ जी एंड माइनस ए नॉट। सब्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि जब हम लोग सूडो फोर्स लगाते हैं ना उस फ्रेम में जाके, तो सूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है? फ्रेम के एक्सीलरेशन के डायरेक्शन के ऑपोजिट। इस वजह से वो माइनस ए नॉट हो जा रहा है। सूडो फोर्स का डायरेक्शन एक्सीलरेशन ऑफ फ्रेम के ऑपोजिट होता है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक है ना? या ऐसे याद रखो कि जी इफेक्टिव इज रिजल्टेंट ऑफ जी वेक्टर एंड माइनस ए नॉट वेक्टर, मतलब जी वेक्टर माइनस ए नॉट वेक्टर करते हैं। तो अगर दोनों वेक्टर ऑपोजिट होंगे तो एक्चुअली वो ऐड हो जाएंगे, और दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इतना जो लिखा है इसमें कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। लेट अस सपोज कि एक वेसल है अपसाइड डाउन, और उस वेसल को हम लोग डाउनवर्ड एक्सीलरेट करा रहे हैं विद एक्सीलरेशन ऑफ 3g। तो इसमें पॉइंट O और पॉइंट A कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा और कितना ज़्यादा होगा? व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन A एंड O? रो 2GH। रो 2GH कहाँ पे ज़्यादा होगा? सर एट ए। एट A, करेक्ट। बिकॉज यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव क्या होता है? जी इफेक्टिव इज रिजल्टेंट ऑफ जी एंड माइनस ए नॉट। तो जब हम लोग माइनस ए नॉट करेंगे तो 3g ऊपर आएगा, तो इनका रिजल्टेंट बेसिकली कितना बचेगा? 2g बचेगा ऊपर की तरफ। और सीधा सीधा हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ जी वेक्टर। अभी तक बोलते थे कि इन द डायरेक्शन ऑफ जी वेक्टर, अब यहां से बोलना शुरू कर देंगे इन द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव। तो इस बार इस पर्टिकुलर केस में जी इफेक्टिव का डायरेक्शन ऊपर हो गया क्योंकि ए नॉट ज्यादा है। तो सीधे सीधे प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट ओ इज इक्वल टू रो 2GH। अच्छा, ये वाला जो केस है, अगर इसमें वेसल फ्री फॉल हो, इफ वेसल इज फॉलिंग फ्रीली, then what about pressure inside liquid? It will vary or it is same throughout. Suppose a vessel is falling freely falling vessel. So what is pressure of liquid with respect to height? अरे फ्रीली फॉलिंग में यहां जी रख दोगे, जी माइनस ए नॉट में, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना। ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये इंटरेस्टिंग बात आ गई कि हर जगह प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, मतलब कोई चेंज होगा ही नहीं। तो अगर कोई फ्रीली फॉलिंग वेसल है तो उसके अंदर प्रेशर हर जगह सेम होगा, प्रेशर इज सेम थ्रू आउट। कैसे? क्लियर है? यहाँ ए नॉट की जगह हम लोग जी रखेंगे तो ये वाला टर्म तो जीरो ही हो गया, हेंस देयर इज नो चेंज। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द जी इफेक्टिव इज जीरो। क्लियर है? इसमें पहले वाले केस में तो कोई डाउट नहीं है, सिंपल है। सेकंड में पढ़ते हैं। सेकंड इज horizontally accelerated vessel, horizontally accelerated vessel। तो इसमें भी हम लोग दो पार्ट करते हैं। सपोज फर्स्ट हम लोग एक क्लोज्ड वेसल लेते हैं। सपोज it is a closed vessel which is
completely filled with liquid, no gap anywhere. A closed container completely filled with liquid, closed from all sides, ठीक है, and एक सिचुएशन मैंने ड्रॉ की है व्हेन द वेसल इज एट रेस्ट. लेट्स से लेंथ इज h, हाइट इज h, point O, point A, point B, point C. And the second case when it is accelerated horizontally with acceleration a naught. तो what about liquid? Liquid देखने में कैसा रहेगा? सेम ही रहेगा. अब इस बार हम लोग जब G इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो G इफेक्टिव क्या होता है? G इफेक्टिव इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ G एंड माइनस ए नॉट. तो लेट से G इधर हो गया एंड माइनस ए नॉट इधर हो गया ना. तो रिजल्टेंट ऑफ G एंड माइनस ए नॉट, तो देखना ध्यान से, रिजल्टेंट ऑफ G एंड माइनस ए नॉट इज G इफेक्टिव. तो इस केस में G इफेक्टिव का डायरेक्शन ये आएगा. क्लियर है? एंड प्रेशर इंक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ G इफेक्टिव. तो दैट मीन्स pressure is constant perpendicular to G effective. Pressure increases in the direction of G and pressure is same perpendicular to G. दोनों बातें सही है ना? तो क्या होगा कि लिक्विड देखने में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखने में तो लिक्विड वैसे ही नजर आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मान लो लिक्विड ट्रांसपेरेंट है तो वैसे ही दिखेगा. लेकिन जो एक तरह से लिक्विड की जो लेयर्स होंगी ना, अगर हम बात करें इक्वी प्रेशर, तो इक्वी प्रेशर लाइंस जो हैं वो थोड़ी बदल जाएंगी. इस बार जो इक्वी प्रेशर लाइंस होंगी, या जिनको हम लोग आइसोबार भी बोलते हैं, तो वो चेंज हो जाएंगे. देखो पॉइंट O, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C. अगर सपोज ये वेसल ऊपर से ओपन होता तो क्या कुछ लिक्विड बाहर भी निकल जाता ना, बट क्योंकि क्लोज है तो हमने लिक्विड को कहीं भी जाने नहीं दिया, तो रहेगा तो वहीं अंदर ही. टोटल वॉल्यूम पहले और बाद में सेम ही है, तो ओवरऑल लिक्विड को देख के हम कोई इफेक्ट नहीं बता पाएंगे. बट यस, उसके अंदर जो प्रेशर का वेरिएशन है अब वो चेंज हो गया. तो ये जो लाइन मैंने बनाई है इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड इक्वी प्रेशर लाइंस. अब देखो ऐसी सिचुएशन में हम लोग प्रेशर कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अल्टीमेटली हमारा पर्पस वही है, प्रेशर कैसे कैलकुलेट होगा डिफरेंट सिचुएशन में. तो देखो जब हम लोग अंडर ग्रेविटी नीचे जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीजेज अकॉर्डिंग टू रो जी वाई. तो वैसे ही इमेजिन करना कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू रो ए एक्स, बिकॉज इस केस में प्रेशर इस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट से चेंज हो रहा है. तो अगर हम इधर जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू जी चेंज होगा, और अगर हम इधर जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू ए नॉट चेंज होगा. ये क्योंकि रिलेटिवली इजी पड़ेगा. अगर हम जी इफेक्टिव निकालेंगे तो वो अंडर रूट में जाएगा, जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर, फिर हमें हर बार इसके डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना पड़ेगा. तो इट इज बेटर कि हम ऑलरेडी कंपोनेंट एक्स और वाई में ले लें. तो जी इफेक्टिव, देखो वेक्टर क्वांटिटी की यही खास बात है कि वेक्टर को हम एक वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं और उसके दो टुकड़े करके उन दोनों को अलग अलग भी डील कर सकते हैं, जो भी इजी पड़ेगा. वेक्टर का यही खास बात है. तो हम जी इफेक्टिव को डील नहीं कर रहे हैं, हम जी और ए को अलग अलग डील कर रहे हैं, ऐसे समझ लो. तो अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वाई तो वी विल टेक जी, और अगर हम बैकवर्ड्स जाते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ए नॉट तो हम ए नॉट की वजह से इंक्रीज करेंगे. तो माय पॉइंट इज कि सपोज ये 0,0 है और बीच में अगर हम कोई पॉइंट ले लें, लेट्स से पॉइंट P,
विच इज x, y, जिसमें मैंने y डायरेक्शन भी नीचे की तरफ लिया है और x डायरेक्शन भी लेफ्ट साइड में लिया है। x y एक्सिस इस तरह से है। तो पॉइंट P पे प्रेशर कैसे आएगा? प्रेशर एट पॉइंट P इन सेकेंड सिचुएशन, तो प्रेशर एट O प्लस, अब ऐसे देखो कि यहां से अगर हमें यहां पहुंचना है तो पहले हम y डिस्टेंस नीचे जाते हैं और x डिस्टेंस हम पीछे जाते हैं। तो y डिस्टेंस जब हम नीचे गए तो प्रेशर इंक्रीज होगा किसके अकॉर्डिंग? g के अकॉर्डिंग। और जब x डिस्टेंस पीछे जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा किसके अकॉर्डिंग? a0 के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल क्या लिखेंगे? तो p0 प्लस रो जी वाई प्लस रो a0 x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर मेथड से हम इस वेसल के अंदर कहीं पे भी प्रेशर फाइंड कर सकते हैं सिंपली। ठीक है ना? इफ अगर हमें ये निकालना हो कि ये जो आइसो बार्स हैं या इक्वी प्रेशर लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल वही होगा जो ये एंगल होगा। तो यहां से बोल सकते हैं ना कि ये एंगल कितना होगा? tan थीटा इज इक्वल टू a0/g। ठीक है ना? ये वही एंगल है जो सिंपल पेंडुलम को अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें और कार एक्सीलरेट कराएंगे तो वो वर्टिकल से बनाएगा, है ना? क्योंकि उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो पेंडुलम कौन से डायरेक्शन में जाता है, वो पेंडुलम जो है वो जी इफेक्टिव के डायरेक्शन में जाएगा। अगर हम पेंडुलम को सस्पेंड करके अगर हम इसको a0 से ले जाएंगे तो है वही चीज, ये जा रहा है जी के डायरेक्शन में और जो इक्वी प्रेशर लाइंस हैं वो इसके परपेंडिकुलर हैं। तो इक्वी प्रेशर लाइन हॉरिजॉन्टल से वही एंगल बनाएगी जो जी इफेक्टिव वर्टिकल से बनाएगा। तो इन चारों पॉइंट्स में प्रेशर मैक्सिमम कहां होगा? क्यों भाई? जैसे प्रेशर एट सी कितना लिख सकते हैं? प्रेशर एट सी को लिख सकते हैं प्रेशर एट ओ प्लस रो a0l। सिमिलरली व्हाट इज प्रेशर एट ए? प्रेशर एट ए को लिखेंगे p0 प्लस रो जी एच। एंड प्रेशर एट बी को क्या लिखेंगे? प्रेशर एट बी को हम लोग लिखेंगे प्रेशर एट ओ प्लस रो जी एच प्लस रो a0l। तो बेसिकली इस पूरे वेसल में मैक्सिमम प्रेशर कहां होगा? At point B. एट पॉइंट बी मैक्सिमम प्रेशर होगा। क्या इस वेसल में ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे प्रेशर सेम हो, मल्टीपल पॉइंट्स हो? तो है ही है। ये जो लाइंस बनाई हुई है ये इसीलिए तो बनाई है, इन लाइंस पे हर जगह प्रेशर सेम है। पॉइंट सी पे जो भी प्रेशर है वो पूरा का पूरा इस पूरे पे वही है, इस पूरी लाइन पे वही प्रेशर है। तो कॉन्सेप्ट इसमें भी जी इफेक्टिव का ही यूज कर रहे हैं, बट हम जी इफेक्टिव वेक्टर को यूज नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड जी इफेक्टिव वेक्टर वी आर यूजिंग जी वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर सेपरेटली, बस इतना सा चेंज किया है। बोलिए कहीं भी कोई डाउट है, छोटा मोटा कुछ भी? क्लोज्ड वेसल में प्रेशर चेंज तो हो ही रहा है सब जगह, बट ये कि हमको दिखेगा नहीं क्योंकि लिक्विड वैसे का वैसे ही रहेगा। यस, बट अगर हमारे पास ओपन वेसल है, देखो लिक्विड का जो बिहेवियर है वो वेसल के शेप पे डिपेंड नहीं करेगा, लिक्विड का बिहेवियर वैसे ही रहेगा। यानी जो प्रेशर में चेंज है या प्रेशर में इंक्रीमेंट है, एक्स डायरेक्शन में प्रेशर कैसे इंक्रीज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कैसे इंक्रीज हो रहा है, ये वेसल पे डिपेंड नहीं करेगा किसी भी कंडीशन में। हाँ ये है कि वेसल के अंदर लिक्विड जाता है तो वेसल का शेप ले लेता है, मतलब लिक्विड का जो शेप है वो भले ही डिपेंड करेगा वेसल पे, बट जो बिहेवियर है यानी प्रेशर चेंज है वो वेसल पे नहीं करेगा। तो सपोज हम एक वेसल लेते हैं फिर से एंड थोड़ा सा इसको खाली भी रखते हैं शुरू से,
कंप्लीटली फिल नहीं रखते हैं। सपोज दिस इज द वेसल, दिस इज इनिशियली एट रेस्ट। ये जो सिचुएशन है वो रेस्ट वाली सिचुएशन है। अब अगर हम इसको राइट साइड में एक्सीलरेट कराते हैं तो लिक्विड कैसा दिखाई देगा? अब देखो ऊपर वाला केस और नीचे वाला केस, ये पॉइंट तो कॉमन ही हो गया ना। इक्वी प्रेशर लाइंस तो अभी भी वैसी ही बनेंगी, लेकिन इस बार क्या है कि हमने लिक्विड को एक तरह से फ्री कर दिया कि हाँ तुम जैसा चाहो वैसा शेप ले सकते हो, क्योंकि वेसल जो है वो ओपन है। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो लाइन होगी इसी की पैरेलल बनेगी ना, तो जो लिक्विड का शेप होगा वो ऐसा ही होना चाहिए। तो इसको थोड़ा दूसरा डायग्राम बना लेते हैं, एंगल ज्यादा है उसका। तो ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये सिमेट्रिक वेसल है और एक साइड पे लिक्विड थोड़ा राइज करेगा तो दूसरे साइड पे लिक्विड थोड़ा फॉल होगा। और अगर मैंने परफेक्टली सिमेट्रिक वेसल है, मतलब आगे और पीछे वेसल में थिकनेस में और विड्थ में फर्क नहीं है, सिलिंड्रिकल वेसल है या उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर है या उसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर है, तो उस केस में क्या होगा कि जितना हाइट पीछे से ऊपर जाएगा उतना ही हाइट आगे से नीचे जाएगा, क्योंकि दोनों पार्ट्स के वॉल्यूम मैच करेंगे। तो इनफैक्ट इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं कि इस केस में जो इक्वी प्रेशर लाइंस होंगी वो इसी तरह से होंगी, और जो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड है वो इस सिचुएशन में आएगी। और बल्कि देखा जाए तो ये जो मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट की हाइट में चेंज नहीं हुआ। क्यों भाई? क्योंकि सिमेट्रिक वेसल था, वेसल हमने सिमेट्रिक लिया हुआ है। तो ये बता सकते हैं कि ये जो फ्री सरफेस है ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? tan थीटा। तो दिस tan थीटा इज अगेन a नॉट बाई जी। और ये जो लाइंस हैं इस बार फिर से लाइंस तो वही हैं, दीज आर इक्वी प्रेशर लाइंस। अब इसमें जरा एक चीज तुम बताना, मान लो इस वेसल में लिक्विड h हाइट तक है और इस वेसल का विड्थ हम लोग w ले लें। तो अब इसका इधर से h1 और इधर से h2 क्या होगा बताइए भाई? व्हाट अबाउट h1 h2? h1 h2 की वैल्यूज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? फिर हम लोग ले लेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, सीधा सीधा ये बोल सकते हैं क्या कि h1 प्लस h2 डेफिनेटली 2h होगा?
H1 H2 मिला के 2H होगा, क्योंकि इधर से जितना ऊपर जाएगा इधर से उतना नीचे जाएगा। और दूसरी बात ये, अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल में ये W है और ये वाला हाइट जो है वो H1 माइनस H2 है और ये एंगल थीटा है। तो वी कैन ऑल्सो राइट इट एज कि H1 माइनस H2 अपॉन W इज इक्वल टू tan थीटा विच इज A0 बाई G। तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इन दोनों से आप देखोगे तो ये भी निकाल पाओगे कि फाइनली H1 और H2 क्या होंगे। H1 का वैल्यू देखो कितना आ जाएगा, H1 आ जाएगा H प्लस W A0 अपॉन 2G और H2 हो जाएगा H माइनस W A0 अपॉन 2G। प्रेशर एट A अगर निकालना है तो प्रेशर एट A कैन बी रिटन एज P एटमॉस्फेयर प्लस रो G H1 और it can also be written as pressure at B plus rho A0 W. Similarly, pressure at B can be written as P ATM plus rho G H2. प्रेशर कैलकुलेशन की जो इक्वेशन है वो देखो, A पे प्रेशर निकालना है तो अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो ग्रेविटी के हिसाब से प्रेशर बढ़ेगा, वाई डायरेक्शन में जाएंगे तो ग्रेविटी के हिसाब से बढ़ेगा। अच्छा, ए पे प्रेशर हम बी से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि बी से अगर हम पीछे जाएंगे तो भी प्रेशर बढ़ेगा। तो जब बी से पीछे जाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग लेना है, ए नॉट के अकॉर्डिंग, और डिस्टेंस कितनी लेनी है, डब्ल्यू। और बी पे प्रेशर निकालना है तो हम सीधे सीधे यहां से यहां नीचे आ जाएंगे, तो पी एटीएम प्लस रो जी एच टू। क्लियर है ना तीनों बातें। इस वेसल में भी मैक्सिमम प्रेशर कहां होगा, इस केस में भी मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट ए पे होगा, क्योंकि पॉइंट ए मैक्सिमम नीचे है और मैक्सिमम पीछे है। बोलिए। Suppose there is an open vessel which is completely filled with liquid. ठीक है, completely filled with liquid, 2 मीटर by 2 मीटर by 2 मीटर। तो हमें निकालना है इसमें कि what volume of water will get spilled out if it is accelerated horizontally with A naught is equal to G upon √3.
Initially it is completely filled up to the brim. So 2 by root 3. By root 3 मीटर क्यूब। आ रहा है और किसी का यही आंसर या कुछ और आंसर? ये तो बात क्लियर होगी सबको कि अगर हम इसको एक्सीलरेट कराएंगे विद एक्सीलरेशन g बाई रूट 3, तो जो इसका फ्री सरफेस है, क्यों भाई, उसका फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा? फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बनाएगा। इसका मतलब है कि वो पीछे से, पीछे वाली जो लेयर है, ध्यान से देखो, पीछे वाली जो लेयर है वो तो ब्रिम पे रहेगी क्योंकि वहीं से निकलेगा लिक्विड। तो इसमें वैकेंट पोर्शन कैलकुलेट करना है कि ये खाली कितना हो गया, यही तो है। तो एक प्रिज्म टाइप का है ये, इसका कैलकुलेशन कर लो, बस हो गया। अब इसमें अगर ये डिस्टेंस 2 मीटर है और ये एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री तो क्लियर है ना कैसे आया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो ये कितना आएगा हाइट h? तो इसको ऐसे लिख लो, tan 30 इज इक्वल टू h अपॉन 2। तो यहाँ से h का वैल्यू आएगा 2 बाई रूट 3 मीटर। बट हमें तो वॉल्यूम चाहिए ना, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड कितना कैसे निकालेंगे? तो क्या करो कि इस ट्राइंगल का वॉल्यूम, ट्राइंगल का एरिया निकालो और उसमें ये 2 मीटर मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम हो जाएगा ट्रेपेजियम का। क्यों? तो ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? हाफ बेस इनटू हाइट और इनटू 2 और कर देंगे, तो अल्टीमेटली आंसर 4 बाई रूट 3 आ रहा है। Yes, sir. बोलिए। देखो कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही सा है कि बस एक्सीलरेट कराएंगे तो प्रेशर जी की वजह से भी इंक्रीज होगा, ए नॉट की भी वजह से इंक्रीज होगा, बट सिचुएशन चेंज होती रहेंगी अलग अलग क्वेश्चंस में। ये क्लियर है ना लास्ट में जो मैंने दिया ये? तो इसमें 6 वाला आप अपने आप करना, 7th ट्राई कर लो अभी जैसे।
तो एक साइड से थोड़ा ऊपर जाएगा, एक साइड से उतना ही नीचे जाएगा, और अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये एंगल tan थीटा होना चाहिए। बस ऐसे भी कर सकते हो। भाई अगर इधर से लेट से x ऊपर गया और इधर से x नीचे गया, तो जो ये लाइन आएगी, इस लाइन में ये परपेंडिकुलर 2x होगा और ये b होगा और ये tan थीटा। तो डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि tan थीटा विल बी इक्वल टू 2x अपॉन b। इट इज ऑल्सो इक्वल टू a नॉट बाई g। x निकल आएगा क्यों भाई? लेट से x इधर ऊपर, x इधर नीचे, तो देन उसके बाद ये जो फ्री सरफेस होगा ऐसा ही रहेगा। मैंने कहा ना कि नेचर ऑफ लिक्विड विल नॉट चेंज, शेप में चेंज। तो ये वाला जो tan थीटा होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 2x अपॉन b। इट इज ऑल्सो इक्वल टू a नॉट अपॉन g। सो इट इज गिवन 1/2। तो x का वैल्यू b/4 आ गया। तो हाइट क्या हो जाएगी? h1 हो जाएगी 3b/4 और h2 हो जाएगी b/4। उधर से b/4 कम हो गई, लेफ्ट साइड में b/4 बढ़ गई। फिर फाइंड द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें हाइट की जरूरत नहीं है ए नॉट वाली हेल्प से, क्योंकि अगर हम बी पॉइंट से पीछे की तरफ जाएंगे तो प्रेशर ए नॉट के हिसाब से बढ़ेगा। तो प्रेशर एट ए माइनस प्रेशर एट बी इज रो ए नॉट इंटू बी। तो ए नॉट का वैल्यू रख दो, कितना है? रो जी बी बाई 2। देन सी पार्ट में मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो अब ये 3b/4 कोइंसिडेंटली मैच कर जा रहा है ना इससे, ये वैल्यू तो मैच कर गई। तो ए नॉट मैक्सिमम भी g/2 ही हो जाएगा। कुछ और वैल्यू लेनी चाहिए। चलो लेट्स से हम लोग चेंज कर देते हैं। मान लो ये 3b/4 नहीं है, 3b/5 है। तो क्या आंसर होगा सी का? 3b/4 में तो वही आंसर हो गया ना, g/2। अगर each vertical limb is 3b/5, then what is the maximum acceleration so that no water spills out? देखो अगर ये पूरी हाइट 3b/5 है तो ये डिफरेंस कितना बचेगा? अभी खाली कितना है? 3b/5 माइनस b/2। 3b/5 माइनस b/2 कितना बनेगा? 6 माइनस 5 b/10 बचेगा। 3b/5 माइनस b/2 b/10 बचेगा ना शायद। 6 हो गया इधर और 5 उधर, b/10। तो b/10 इधर ऊपर बचा है और b/10 इधर नीचे जाएगा, तो इन दोनों में डिफरेंस हो जाएगा b/5 और ये b है। सर g/5। g/5 आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही ओरली होने लगेंगे भाई। b/5 इधर, b/5 उधर, नहीं b/10 एंड डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू tan थीटा एंड tan थीटा इज a नॉट बाई g। तो यहां से डायरेक्टली a नॉट की वैल्यू g/5 हो गई। ठीक है। ठीक है, फिर इसमें एक पार्ट और बचता है
रोटेटिंग कंटेनर का, तो चलो फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, ठीक है।